दोस्तों, हाल के कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोगों के बीच में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसी का रीज़न है कि लगातार म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लो है वो अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि जो लोग पहले सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते थे, अब वो पैसा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के आरबीआई ने भी कंसर्न जाहिर किया था, ये कहते हुए कि पहले लोग एफडी आरडी की तरफ ज़्यादा मूव होते थे, अब उनका ज़्यादा मूवमेंट म्यूचुअल फंड की तरफ हो रहा है। इससे जो बैंकिंग में लिक्विडिटी होती थी वो खासा इम्पैक्ट कर रही है। साथ ही साथ जो बैंकों को पहले अपना लोन बांटने के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए जो आसानी से पैसे मिल जाते थे सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर एफडी आरडी में, अब चूंकि बैंक में इन्फ्लो कम हो रहा है, ज़्यादा इनफ्लो म्यूचुअल फंड हो रहा है और बैंकिंग से लगातार आउटफ्लो हो रहा है, यानी बैंक से लोग पैसा निकाल रहे हैं लगातार और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर के आरबीआई ने कंसर्न जाहिर किया था। और साथ ही साथ इसको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट 2024-25 में भी लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना चाहती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो लगातार जो स्टॉक मार्केट है वो हाई पर हाई बनाता जा रहा है। अगर आप यूनियन बजट के बाद का पूरा सिचुएशन देखेंगे तो लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। इन सबसे आपको पता चलेगा कि ये तभी पॉसिबल होगा जब इनफ्लो लगातार बढ़ रहा होगा। तो इन सब के बीच में अभी आज की अगर हम लोग बात करें सिचुएशन की, तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका मात्र 5 से 7% पब्लिक ही म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेयर है। तब हालत ये है, अगर मान लीजिए कि पूरे लोग अवेयर हो जाएं शेयर मार्केट या फिर इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, तब आरबीआई और बैंकिंग कंसर्न और ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं चीज़ों को और डिस्करेज किया जाएगा ताकि लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि यहाँ पर जब पैसे बैंक से निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो पहले एक तरीके से 2% 2.5% पर जो बैंक को पैसा मिल जाता था, वो पैसे को यूज करके वो लोन्स में अपने पैसे को यूज करते थे और उससे अच्छा खासा रिटर्न कमाते थे, जिससे बैंक की अगर आप देखेंगे तो वो अर्निंग बढ़ रही थी। अब चूंकि 2% 2.5% पर जो पैसा पहले उनको मिल जाता था वो अब पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग वहाँ से पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। इस वजह से बैंकिंग का मेन यहाँ पर कंसर्न है। अब यहाँ पर अगर एक रिटेल इन्वेस्टर ये तय कर लेता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब वो पहली बार मार्केट में उतरता है तो वो देख करके कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कहाँ से इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप बैंकिंग चैनल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं और आरटीए के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने गलत तरीका चुन लिया तो लॉन्ग टर्म में आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले प्रॉपर नॉलेज ले करके और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ताकि लॉन्ग टर्म में आप अपना लाखों का नुकसान ना कर पाएं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर देखिए बैंकिंग चैनल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें चाहे आप ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग होता है उसकी बात कर लें या फिर बैंक में ऑफलाइन जाकर के अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों कंडीशन यहाँ पर मैं एक ही में लिख रहा हूँ। बैंकिंग चैनल, ठीक है, यानी बैंक के थ्रू चाहे आप नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन बैंक में जाकर के कराएं, दोनों से जो हमें प्लान मिलता है वो रेगुलर प्लान होता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, रेगुलर प्लान। एएमसी के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान का भी ऑप्शन मिलेगा और रेगुलर प्लान का भी ऑप्शन मिलेगा। ब्रोकर एप्लीकेशन की बात करें तो वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट को सपोर्ट करता है या फिर रेगुलर को सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप ग्रो की बात कर लें तो वो वहाँ पर आपको जितने भी प्लान मिलेंगे वो सभी डायरेक्ट प्लान मिलेंगे। और कुछ ऐसे ब्रोकर भी हैं, ब्रोकर एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको रेगुलर के केवल प्लान देखने को मिलते हैं। आरटीए की बात करें तो के फिनटेक और कैम्स, ये 2 आरटीए हैं देश में और इनके माध्यम से भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट में। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आप हैं रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, और आप जो एएमसी होती है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके पैसे को मैनेज करेगी, ये आप इनको पैसे देते हैं और ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करके आपको क्या दे देते हैं, यूनिट्स दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके और एएमसी के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है आपको सलाह देने के लिए या फिर आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट करने के लिए, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्लान। यानी आपने डायरेक्ट एएमसी से इसे परचेज किया और किसी का भी सलाह आप नहीं ले रहे हैं। इस कंडीशन में
जो रिटर्न आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 1 से 2% ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप रेगुलर प्लान की बात करें तो यहाँ पर थर्ड मैन एक होता है जो कि आपको सलाह देता है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू जाते हैं तो बैंक का एम्प्लॉय जो होता है वो आपको सलाह दे सकता है, या फिर अगर आप जैसे इसको आसान भाषा में समझिए, जैसे LIC के जो एजेंट होते हैं, जब भी आपका प्रीमियम पे होता है तो उससे एक फिक्स परसेंटेज उनको एक तरीके से ब्रोकर के तौर पर दिया जाता है, ब्रोकरेज के तौर पर दिया जाता है, और वो जब जब प्रीमियम पेमेंट होता है तब तक उनको ब्रोकरेज मिलता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न इम्पैक्ट कर रहा होता है। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी होता है। अब बैंकिंग चैनल जो है, अगर आपका बैंक में जाकर के ऑफलाइन कर रहे हैं तो बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वो बाकायदा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, तो आखिर उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? तो उनकी सैलरी के लिए यहाँ पर रेगुलर प्लान डिसाइड किया गया है, जिसके माध्यम से आप का जो रिटर्न होता है, चूंकि आप ही के रिटर्न में से उनको पैसे पे किए जाएंगे, तो आपका जो रिटर्न होता है वो 1 से 2% क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का नुकसान होगा। अभी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, डायरेक्ट या फिर रेगुलर। अब देखिए, अगर आप बिल्कुल एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इन सभी चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, यूट्यूब के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। रेगुलर की तरफ अगर आप जाएंगे तो नो डाउट आपका 1 से 2% यहाँ पर कम देखने को मिलेगा रिटर्न, जो कि लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान आपका करा देगा। तो अगर आप बात करें बैंक के थ्रू, तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन बैंक में जाइए या फिर नेट बैंकिंग का यूज करिए, आपको रेगुलर प्लान ही मिलेगा। तो बैंकिंग के थ्रू आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप अगर चाहें तो ब्रोकर एप्लीकेशन जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, धन हो गया, इनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ये सभी जो हैं वो जाने माने नाम हैं, और आप इनको कंफर्म कर सकते हैं सेबी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि क्या ये रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं। तो जब आप ब्रोकर एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर ग्रो की जब बात करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे डायरेक्ट प्लान देखने को मिलेंगे, यानी कि बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली AMC के थ्रू हो रहा है और उस दौरान आप का कोई भी रिटर्न जो है वो प्रभावित नहीं होगा। अब जैसे आप RTA के पास जाते हैं, जैसे कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, जिसका पुराना नाम आप कार्वी जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपके जिले में भी कार्वी का ऑफिस होगा। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको फॉर्म दिया जाता है वो उसमें आपको ऑप्शन पूछा जाता है, आप रेगुलर में जाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट में जाना चाहते हैं। देखिए, रेगुलर में जाने का प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई सलाह नहीं देगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि आपको सलाह मिल रहा है इसलिए आपसे चार्जेस लिया जाएगा, जो कि रिटर्न को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि बैंक वाला मुझे समझा रहा है, लेकिन उनके भी टारगेट्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर AMC के पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेल आउट करने का उनका टारगेट होता है। तो आपके रिस्क कैपिटाइट, आपके रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में ना रखते हुए वो गलती से या फिर जानबूझ करके वो म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके रिस्क कैपिटाइट को सपोर्ट ना कर रहा हो या फिर आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सपोर्ट ना कर रहा हो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। तो कोई भी आप इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्कीम ना चुनिए जिसकी वजह से आप रेगुलर प्लान में जाए। तो रेगुलर प्लान तो आपको लेना ही नहीं है, हमेशा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले रिसर्च कर लीजिए कि डायरेक्ट प्लान आपको कहाँ से मिल रहा है। अगर AMC की वेबसाइट से ले रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। अगर आप RTA के माध्यम से जा रहे हैं तो वहाँ पर भी डायरेक्ट का ऑप्शन रहता है। अगर आप MF सेंट्रल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी डायरेक्ट और रेगुलर का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन रहता है। और अगर आप बैंक के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वहाँ पर वो फिक्स है कि वो रेगुलर प्लान ही होगा, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं कि कितना अंतर आ जाएगा रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट या फिर पिक करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये रैंडम मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। इस फंड का अगर मैं रेगुलर प्लान देखूँ और 10 साल का रिटर्न में देखूं तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रेगुलर प्लान का 10 साल का जो रिटर्न है 18.28% का है। वहीं पर अगर मैं यहां से रेगुलर प्लान को चेंज करके डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर देता हूं और पिछले 10 साल का अगर डायरेक्ट प्लान में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 19.16% का आता है और रेगुलर में कितना आ रहा था 18.28% का। आप देख पा रहे होंगे लगभग 1% का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आपको लग रहा होगा कि 1% से क्या ही फर्क पड़ जाएगा,
दोस्तों अगर आप लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख एक बार में इन्वेस्ट किया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये मैं आपको रेगुलर प्लान का दिखा रहा हूँ जो कि 18.28% था। 20 साल के लिए मान लीजिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो 2,87,00,000 के आसपास बनेगा। ध्यान दीजिएगा 2.87 करोड़ बन रहा है ये आपका रेगुलर प्लान में। ठीक है, अब सेम अमाउंट को अगर सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट करें डायरेक्ट प्लान में जहां पर रिटर्न हमें 19.16% का मिल रहा था, तो अब देखते हैं 2.87 करोड़ की जगह पर हमारा कितना फंड बनेगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए सेम लमसम कैलकुलेटर के तहत 10 लाख इन्वेस्टमेंट में मैं मान करके चल रहा हूँ 19.16% ये जो कि डायरेक्ट का 10 साल का रिटर्न था। 20 साल के लिए मैं यहाँ पर सेट किया हूँ और आप अपने स्क्रीन पर आंकड़े देख करके चौंक जाएंगे। अब जो आपका कॉर्पस बनेगा वो 3.33 करोड़ बनेगा। उस समय रेगुलर प्लान के तहत आपका 2.87 करोड़ बन रहा था और अब आपका बन रहा है 3.33 करोड़। डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर निकाल दूँ, देखिए मैं डिफरेंस निकाल देता हूँ तो 13 में से 7 जाएगा तो ये 6 बचेगा, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और ये कट जाएगा, यानी 46 लाख का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 20 साल में 46 लाख बहुत बड़ी वैल्यू होती है और इतना आप कम जनरेट करेंगे अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं और इतना ज़्यादा जनरेट करेंगे अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं। ये तो हो गया लमसम का। एक बार एसआईपी को भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है और 10,000 मंथली एसआईपी मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। और पहले रेगुलर प्लान का देखते हैं जिसमें हमें रिटर्न 18.28% का मिल रहा था। 20 ईयर के लिए अगर मैं ये एसआईपी चलाऊँ तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा आप अपने स्क्रीन पर देखिए 2.44 करोड़ बनेगा, 2.44 करोड़। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगर इसी के जगह रेगुलर की जगह डायरेक्ट प्लान लिया होता जहां पर रिटर्न हमें 19.16% का देखने को मिला था तो उसको देख करके हम लोग देखते हैं कि एसआईपी के थ्रू हमारा कितना रिटर्न बनेगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू 10,000 मंथली एसआईपी सेट है। 19.16 जो कि डायरेक्ट का यहाँ पर रिटर्न था मैंने सेलेक्ट कर लिया और 20% 20 ईयर के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल वैल्यू बनेगा आप अपने स्क्रीन पर देखिए वो बनेगा 2.78 करोड़। कितना? 2.78 करोड़। और इससे पहले रेगुलर में हमारा कितना बन रहा था? 2.44 करोड़। डिफरेंस अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 34 लाख का। 34 लाख जो है आपका कम बनेगा अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं और 34 लाख ज़्यादा बनेगा अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो कभी भी आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू, चाहे नेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए या फिर ऑफलाइन मोड में बैंक में जाकर के कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप कोशिश ये करिए कि डायरेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो एएमसी की वेबसाइट से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको रेगुलर और डायरेक्ट को चुनने का मौका मिलेगा। और अगर आप ब्रोकर एप्लीकेशन जैसे ग्रो का यूज करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे आप प्लान आपको डायरेक्ट प्लान ही मिलते हैं। तो कोशिश करिए जहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का नुकसान देखने को मिलेगा अगर आप डायरेक्ट के बजाय रेगुलर प्लान में जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।